हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं रिटेल क्लाइंट्स को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को एक ही बात मानते हैं, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में बाइंग की एडवाइस दी जाती है। वो स्टॉक्स लार्ज कैप के भी हो सकते हैं, मिड कैप के भी हो सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप के भी हो सकते हैं। इवन अगर आपको किसी माइक्रो कैप कंपनी या किसी पेनी स्टॉक कंपनी के फंडामेंटल्स पता है और आपके एनालिसिस के हिसाब से वो आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है और आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको पेशेंस रखना पड़ता है और शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस को भी बेयर करना पड़ेगा। अगर आपके एनालिसिस सही है तो वो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक वाली रिटर्न दे सकता है। बट फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट में आप चूजी हो सकते हो, ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। जहाँ पर भी टेक्निकल बेसिस पर बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो उसको एनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट योर स्टॉक इज फंडामेंटली अ वीक स्टॉक, बट इफ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम देन यू कैन ट्रेड इन दैट स्टॉक आल्सो। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉप लॉस का रूल फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ वीक स्टॉक में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दो। गाइस, मार्केट जब डाउन ट्रेड में जाती है तो उस वक्त गुड कंपनीज एंड बैड कंपनीज दोनों का ही बैंड बच जाता है। मींस कि सारी कंपनीज के शेयर प्राइस डाउन आ जाते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एक ही डायरेक्शन में यानी कि डाउन साइड डायरेक्शन में जाती रहती है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट के डाउन जाने के रीजंस के बारे में बताऊंगा और ये ट्रेंड कब तक रहता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी एजुकेशनल रहने वाला है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो गाइस, मार्केट बेयरिश फेज में एंटर कर चुकी है और बेयरिश फेज में मार्केट वोलेटाइल भी काफ़ी जाती है। आपने देखा होगा कि कभी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो कभी एकदम से हैवी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में वोलेटाइल मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उनको भी जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, कि वो टॉपिक है व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर फॉलिंग ऑफ शेयर मार्केट इन दीज डेज, ठीक है। देखिए, मेन फैक्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज माइक्रो फैक्टर एंड सेकेंड इज मैक्रो फैक्टर्स, ठीक है। माइक्रो फैक्टर किसी कंट्री के इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाती और उस कंट्री के शेयर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना रहता है, ठीक है। मैक्रो फैक्टर्स ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो में दोनों फैक्टर्स को अलग अलग डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बल्कि वो कॉमन फैक्टर्स बताऊँगा जो मार्केट में आपको जनरली दिख जाते हैं और पूरी मार्केट का सेंटिमेंट ही वीक कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इन फैक्टर्स को देखें तो आप भी एनालिसिस कर सकें कि आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है या एग्जिट होना है। तो फ्रेंड्स, पहला जो कॉमन फैक्टर है मार्केट का डाउन आने का वो है ग्लोबल टेंशन। अभी का जो डाउन ट्रेंड है उसकी स्टार्टिंग ग्लोबल टेंशन की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। रशिया एंड यूक्रेन वॉर के फर्स्ट डे से पहले से ही मार्केट में सेक्टर वाइज वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब दो कंट्रीज में वॉर होने की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उन कंट्रीज की वजह से जिन कंपनीज को लॉस हो सकता है या जिस सेक्टर पर ज़्यादा असर पड़ सकता है उस सेक्टर के शेयर प्राइस डाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये एक बड़ा फैक्टर है, मीन्स ग्लोबल टेंशन एक बड़ा फैक्टर है। और अगर वॉर हो रही है तो उस केस में क्या होता है कि उस सिचुएशन में हमेशा ही वर्ल्ड वॉर का फेयर फैक्टर भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका में गवर्नमेंट का फेल होना और श्रीलंका में इन्फ्लेशन अराउंड 21-22% होना भी इंडिया के लिए एक बिग कंसर्न है, ठीक है। एज यू नो कि मैनी इंडियन कंपनीज ऑपरेट इन श्रीलंका आल्सो एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट बैडली दोज कंपनीज। अब सेकंड कॉमन फैक्टर को देखते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल का जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो भी एक बड़ा कंसर्न है शेयर मार्केट के नीचे आने में, ठीक है। और यहाँ पर तो ये जो सेकंड फैक्टर है वो भी वो फर्स्ट फैक्टर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया एक क्रूड ऑयल का बड़ा सप्लायर है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल का प्राइस तो हाइक होना ही था, ठीक है। अब महंगे क्रूड ऑयल की वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री का एक तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है।
और दूसरा उस कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी ज़रूरतमंद सामान का प्राइस भी बढ़ ही जाता है, ठीक, ऑटोमेटिकली। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में क्रूड ऑयल का यूज़ होता है उस प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और इन दिनों हम इसको भी फेस कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो, क्योंकि कई दिनों से न्यूज़ आ रही है कि जी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल सबका दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है जी, कंपनीज का जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और कंपनी के रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। तो इस टेंशन की वजह से भी शेयर मार्केट डाउन आती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फैक्टर अलग अलग तरह से शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन अब की बार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के साथ ही आगे, ठीक है। आगे हम और भी कॉमन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर हम इन्फ्लेशन को ले सकते हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, फिर लोग केवल ज़रूरत का सामान खरीदने पर ही फोकस रखते हैं, नेसेसिटी एंड लग्जरी में डिफरेंस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ओवरऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, जैसे कि कंपनीज के रेवेन्यू पर एंड प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये पहले से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ठीक है। अगर उनको वो रेवेन्यू कम लगता है तो वो उस कंपनीज के शेयर में से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं या पोजीशन कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सेल ऑफ आता है और मार्केट डाउन आ जाती है। तो अब जब ये सारा काम हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैठकर देख रही होती है, गवर्नमेंट भी अपना प्लान बनाती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करती है और इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है, जैसा अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने किया, ठीक है। अब होता क्या है कि लोन पर पैसा लेकर जो डिमांड क्रिएट होती है तो इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के घूमना, कार लेना, होम फाइनेंस करवाना, ये सब महंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी डिमांड में भी कमी आ जाती है। और जो कंपनी लोन को अपनी वर्किंग कैपिटल की तरह से यूज़ करती है या जिस कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए लोन लिया हुआ है उस कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसका असर अल्टीमेटली कंपनीज के रेवेन्यू पर और नेट प्रॉफिट पर पड़ता है। और कंपनीज फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी लोन लेना बंद कर देती है या कम कर देती है, जिससे कि कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो इन सब की वजह से कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं आता है और उसका शेयर प्राइस और नीचे चले जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब जैसे मैंने पहले बताया कि जो एफआईज होते हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सब पहले से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं और इस तरह का मार्केट में इम्पैक्ट आने से पहले ही वो अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक एग्जिट कर चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इकोनॉमी में ग्लोबल टेंशन, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक वाली सिचुएशन होती है तो उस वक्त जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सभी किसी गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनी का शेयर खरीदने से पहले भी उसकी फेयर वैल्यूएशन निकालते हैं और अगर उनको करंट प्राइसेस एक हायर प्राइस लगता है तो वो उस शेयर से निकलकर वेट करते हैं कि वो शेयर का प्राइस और नीचे आने का, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं कि जो हायर वैल्यूएशन वाले स्टॉक से निकलकर लो वैल्यूएशन वाले गुड फंडामेंटल कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हैं। और जब वैल्यूएशन वाला फैक्टर काम करता है तो उसी वक्त एक और फैक्टर सामने आता है और वो है पीई रेशो। हालांकि ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे देखते हैं पीई रेशो भी क्या होता है। पीई रेशो मींस प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है, मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे उसी को बोलते हैं पीई रेशो, ठीक है। तो ये जनरली इसका जो रेशो होती है वो 10 से 30 के बीच में होती है, ठीक है। मीन्स के जी आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ेंगे और पी अगर 30 चले तो उसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 30 रुपये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जबकि 1 रुपया लगाने के लिए अगर आपको 30 रुपये लगाने पड़ेंगे तो आप हो सकता है कि आप वेट करो कि नहीं जी पहले ये रेशो कम हो जाए हम तभी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी अभी जब 18,600 थी उस वक्त पी रेशो लगभग 27 से 28 के आसपास था और अभी 15 मई को ये जो निफ्टी का जो पी रेशो है वो 19.83 है, ठीक है। और ये तो हो गया 19.83, लेकिन जो 15 की पी रेशो एक बढ़िया रेशो मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं जी 10 की रेशो भी तो आती है, अगर हम 10 की पी रेशो का वेट करेंगे तो उसके लिए तो शेयर मार्केट को काफ़ी नीचे आना पड़ेगा, लेकिन अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो पी रेशो वो इतनी नीचे गई भी नहीं, ठीक है। पर अब ऐसे में होता है क्या, जब पी रेशो हाई होती है तो काफ़ी लोग जो पी रेशो को फॉलो करते हैं वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हैं
जिससे कि मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पाती और मार्केट नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाती है। तो आगे हम और भी ऐसे ही कॉमन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्या करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो फैक्टर्स बताए हैं वो सभी फैक्टर्स अलग अलग टाइम पर काम करते हैं। केवल वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़े ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीम डिमांड एंड लो सप्लाई की वजह से भी क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक होता है। लेकिन अब की बार ये सभी फैक्टर्स एक एक करके एक साथ ही सामने आ गए हैं, ठीक है। और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एंड यूएस में जो रेट हाइक हुए हैं उसकी वजह से भी एफआईज लगातार कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी शेयर मार्केट नीचे आ रही है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी तो हमारे जो डीआईज हैं वो बाई कर रहे हैं, लेकिन जब एफआईज की बाइंग स्टार्ट होगी उस वक्त डीआईज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उस वक्त प्राइस ऊपर नहीं आ पाती है। तो ये सब जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है, ये सब वो है जो कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को एक बेरिश ट्रेंड में डाल देते हैं, ठीक है। और ये सभी हमारे सामने आ गए, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है या शेयर मार्केट है उसको समझने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो एक और ऐसा फैक्टर जो कॉमन तो नहीं है लेकिन अब की बार हम सब ने उसको फेस किया है, ठीक है, वो है पेंडेमिक, ठीक है। तो ये हमारे सामने था कोविड-19 पेंडेमिक। तो आप सभी ने देखा कि उस वक्त जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी इकोनॉमी ने रिकवरी किया और अभी तो इन हालात में तो सब कुछ ओपन है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही नीचे जाती रहेगी, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट मिलने पर मार्केट बाउंस बैक करती है और अच्छा रनअप दिखाती है। फिर क्या होता है कि उसके बाद अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसके बाद ही सेलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद बाउंस बैक, फिर सेलिंग, फिर बाउंस बैक, ये जब तक चलता रहता है जब तक कि ओवरऑल जो मार्केट है या ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं हो जाते हैं। एक बार जब सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है जी, फिर मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो अपसाइड की तरफ हो जाता है। मीन्स कि अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आएगी तो 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, या फिर कह सकते हैं जी कि जितना नीचे आएगी उससे डबल ऊपर जाती है। और फिर उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ करके एक नया हाई भी बनाती है। अब बात करते हैं कि जी कि ये सब कब तक रहेगा। मीन्स ये सारे जो फैक्टर्स है वो तो हमारे सामने आ गया, अब उनका जो इम्पैक्ट है वो कब तक रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इनका जो इम्पैक्ट है वो 1 या 2 दिन का नहीं है, उनका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा चलता है जनरली, जो ऐसा देखा गया है पहले भी। और कोई भी मार्केट को देखिए, एक तो टाइमिंग नहीं कर सकता, आपको ये नहीं बोल सकता जी कि मार्केट 1 महीने में या 2 महीने में या 2 दिन में 4 दिन में बॉटम आउट हो जाएगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। कोई भी बॉटम आउट का लेवल नहीं बता सकता। होता क्या, जब मार्केट नीचे आती है तो और नीचे के लेवल ऊपर हो जाते हैं, फिर वो नीचे आएगी तो और नीचे के लेवल ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो आपके पास ऊपर के लेवल आने स्टार्ट होते हैं। तो ये सब चलता रहता है। अब होता है जी, हमें जो सिचुएशन चल रही है उसी सिचुएशन में ट्रेड करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी और जी बेरिश ट्रेंड से निकल करके बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी तो उस वक्त भी आपको एकदम से पता नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा, जब मार्केट काफ़ी हाई हो चुकी होगी, तब आपको लगेगा कि हो ये तो मार्केट वापस दोबारा अपने हाई पे आ गई है और हमने मिस कर दिया जी कि नीचे जो शेयर के प्राइस थे वो अब दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इसी सिचुएशन में ट्रेड करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में बात आती है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं फिर तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और एवरी डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर गुड कंपनीज के स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाते रहें, ठीक है। स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी भी ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ओवर ट्रेडिंग करने के बजाय स्टडी बेस्ड ट्रेडिंग करें और अपने फंड को ब्लॉक होने से बचाने के लिए स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करते रहें, ठीक है। और देखिए, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाएं इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप वो तरीका भी अपना सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ आल्सो।